नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे कस्टम के वैल्यूएशन ऑफ गुड्स चैप्टर का रिवीजन। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कुछ टेक्निकल टर्म्स से, इंटरनेशनल ट्रेड में जो यूज होती हैं उन टर्म्स को हम समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एक्स फैक्ट्री प्राइस की। आपका सबसे पहले जब माल आपने मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया से परचेज किया, ठीक है, आपने ऑस्ट्रेलिया से माल परचेज किया तो ऑस्ट्रेलिया में उस बंदे की फैक्ट्री होगी, तो वो फैक्ट्री से जब माल बेचेगा तो उसका क्या रिकवर करेगा? कॉस्ट रिकवर करेगा प्लस प्रॉफिट रिकवर करेगा। तो जब उसके फैक्ट्री के यहां पे उस माल की कितनी वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड एक्स फैक्ट्री प्राइस। कि मतलब हमने जहां से माल मंगवाया है वहां से उस फैक्ट्री के बाहर उसका प्राइस कितना होगा? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब अगर मान लीजिए वो माल को भेजता है पोर्ट पे, अब वो क्या करेगा? पोर्ट पे माल भेजेगा अपने वहां पे ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट पे माल भेजने के लिए उसे क्या क्या इनकर करना पड़ेगा? लोकल फ्रेट इनकर करना पड़ेगा, लोकल टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। तो ये सारा जो एक्सपेंस है अगर इसको मिला दें तो ये क्या बन जाएगा? फ्री अलोंग साइड। अगर एक्स फैक्ट्री प्राइस में ये लोकल फ्रेट या लोकल टैक्सेस को मिला दे तो क्या बन जाएगा? फ्री अलोंग साइड। अब पोर्ट पे माल पहुंच गया। अब पोर्ट पे माल अगर इंडिया में भेजना है, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में भेजना है, तो उसे शिप में या फिर एयरपोर्ट पे एयरवेज में उसको करवाना पड़ेगा, लोड करवाना पड़ेगा। तो उस माल को शिप में डालने के लिए, एयरक्राफ्ट में डालने के लिए क्या करना पड़ेगा? लोडिंग चार्जेस इनकर करने पड़ेंगे, या फिर उसी पोर्ट पे उस माल को उतारना पड़ेगा, अनलोडिंग एक्सपेंसेस हो गए, या फिर आपको कस्टम ड्यूटी भी पे करनी पड़ सकती है। ऑस्ट्रेलिया से माल आएगा तो ऑस्ट्रेलिया वहां पे एक्सपोर्ट ड्यूटी का रिकवर करता है। तो ये सारी चीजें जब आप डाल देते हो, एक्सपेंस डाल देते हो, तो उसके बाद माल कहां पे चढ़ जाता है? शिप के ऊपर या फिर एयरक्राफ्ट के ऊपर, जिसके थ्रू वो माल इंडिया में आने वाला है। उसे बोलते हैं फ्री ऑन बोर्ड। मतलब माल जब उस शिप या फिर एयरक्राफ्ट में चढ़ गया तब उसका कितना वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड फ्री ऑन बोर्ड। ठीक है, तो अगर आप एक्स फैक्ट्री प्राइस में लोकल फ्रेट, लोकल टैक्सेस को मिला दोगे तो फ्री अलोंग साइड हो जाएगा। मतलब पोर्ट तक पहुंचने का वैल्यू, पोर्ट पे पहुंचने के बाद उसको शिप में चढ़ाना, एयरक्राफ्ट में चढ़ाने के बाद उसका कितना वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड फ्री ऑन बोर्ड। तो उसके लिए आपको लोडिंग चार्जेस, एक्सपोर्ट ड्यूटी वगैरह ऐड करने पड़ेंगे। अब वहां के ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट से इंडिया के पोर्ट तक माल आएगा, इंडिया के पोर्ट तक माल आएगा, तो इंडिया तक लाने के लिए उसके लिए फ्रेट पे करना पड़ेगा माल इंडिया तक लाने के लिए, और उसके साथ ही इंश्योरेंस भी कंपलसरी होता है। जब इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो वहां पे इंश्योरेंस कंपलसरी होता है। ऑस्ट्रेलिया से इंडिया माल आएगा तो इंश्योरेंस भी करवाना पड़ेगा। तो जो इंश्योरेंस कॉस्ट को भी मिला देंगे तो उसे बोलते हैं CIF वैल्यू। FOB वैल्यू में अगर फ्रेट और इंश्योरेंस को मिला दिया जाए, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, CIF वैल्यू। मतलब इंडिया के पोर्ट तक पहुंचने तक का खर्चा क्या हो जाएगा? CIF वैल्यू। ठीक है, तो चलिए, अब ये तो बात होगी टेक्निकल टर्म्स की। अब हम इसको बार बार इसमें यूज करेंगे तो अपने को समझ में आएगा कि ये वैल्यू क्या थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कस्टम ड्यूटी कैसे कैलकुलेट होती है। ठीक है, तो कस्टम ड्यूटी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या चाहिए? सबसे पहले असेसेबल वैल्यू, मतलब कितनी वैल्यू पे ड्यूटी लगाई जाए, ये भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं मेनली। इसके बाद इसके ऊपर लगाया जाएगा रेट ऑफ ड्यूटी, कितना ड्यूटी एप्लीकेबल है, एंड कितना एक्सचेंज रेट। मान लीजिए अगर असेसेबल वैल्यू INR में नहीं है तो कितने पे एक्सचेंज किया जाए, USD में है तो उसे INR में कैसे कन्वर्ट किया जाए, एक्सचेंज रेट। तो सबसे पहले अपन रेट ऑफ ड्यूटी और एक्सचेंज रेट की बात कर लेते हैं, फिर हम डिटेल में असेसेबल वैल्यू पे बात करेंगे। तो कस्टम ड्यूटी का रेट, कितना टैक्स लगाना है, वो गवर्नमेंट डिफाइन करती है कि अगर आपने ये गुड्स इंपोर्ट किया है या ये गुड्स आपने एक्सपोर्ट किया है तो उसके सामने कितना ड्यूटी पे करना है। ये गवर्नमेंट ने डिफाइन कर रखा है, एक लिस्ट बना रखी है जिसके सामने लिख रखा है इस गुड्स के सामने इतना टैक्स रेट लगेगा। ठीक है, अब क्या होता है कि ये टैक्स रेट्स चेंज होती रहती हैं। मान लीजिए एक महीना पहले 20% था, एक महीने बाद 10% रह गया, तो अब कौन सी रेट लगानी है, 20% या 10%, उसको डिसाइड करने के लिए बोलता है कि आपको किस दिन की रेट लेनी है, ये बताता है। ये क्या बोलता है कि अगर आपने माल इंपोर्ट किया है, अगर आपने माल इंपोर्ट किया है और आपने डायरेक्टली उसे क्लियर किया है होम कंजम्पशन के लिए, डायरेक्टली उसे होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करवाया है पोर्ट से, तो ऐसे केस में जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल करी है होम कंजम्पशन के लिए, या फिर जिस दिन आपका एयरक्राफ्ट या व्हीकल अराइव हो गया, जिस दिन व्हीकल अराइव हो गया, या फिर जिस दिन वेसल को एंट्री एंड बर्ड मिल गया, विच एवर इज लेटर विल भी क्या हो जाएगा? डेट, जिस दिन का आपको रेट ऑफ ड्यूटी लेना है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमने कस्टम ड्यूटी क्यों लगाया? ताकि जब भी इंडिया में गुड्स एंटर हो आउट ऑफ इंडिया से, तो वो हमारे इंडिया के गुड्स के साथ कंपीट करे और बराबर हो। अब भैया कस्टम ड्यूटी कब लगानी चाहिए? जब वो इंडिया में गुड्स एंटर हो। इंडिया में गुड्स कब एंटर होगा? बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे तभी कस्टम वाला इंडिया के अंदर जाने देगा गुड्स। अब बिल ऑफ एंट्री भी फाइल कर दी मान लो, पर अभी तक गुड्स ही नहीं आया,
गुड्स ही एयरक्राफ्ट इंडिया में अराइव नहीं हुआ या फिर वैशल इंडिया में अराइव नहीं हुई, तब तक तो इंडिया में गुड्स आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो दोनों में से जो भी बाद में होगा उस दिन हम मानेंगे कि जो गुड्स है इंडिया में एंटर हो गया और हम उस दिन की रेट ऑफ ड्यूटी अप्लाई करेंगे। या तो जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल किया या फिर डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड फॉर वैशल, क्योंकि वैशल को एंट्री इनवर्ड मिलता है, और बाकी सबके केस में एयरक्राफ्ट और व्हीकल जब अराइव हो जाएगा विच एवर इज लेटर वाली डेट, उस दिन का आपको क्या लेना है, रेट ऑफ ड्यूटी लेना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दिया 10 अक्टूबर को, बट जो आपका एयरक्राफ्ट था वो आया 15 अक्टूबर को, तो 15 अक्टूबर को जो रेट एप्लीकेबल है वो वाली रेट आप लोगे कस्टम ड्यूटी लगाने के लिए। अब मान लीजिए एयरक्राफ्ट आ गया 15 तारीख को, 15 अक्टूबर को, और आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल करी है 16 अक्टूबर को, तो 16 अक्टूबर को जो रेट एप्लीकेबल है उससे क्या लगाया जाएगा, कस्टम ड्यूटी लगाया जाएगा। अब मान लीजिए आपने गुड्स डायरेक्टली होम कंजम्पशन के लिए क्लियर नहीं करवाया, आपने पहले उसे वेयर हाउस में जमा करवाया कस्टम वालों के पास, उसके बाद आप गुड्स को वेयर हाउस कंजम्पशन के लिए क्लियर करवा रहे हो। तो अगर आपने उसे ऑलरेडी वेयर हाउस में ला रखा है, इसका मतलब अराइव तो ऑलरेडी हो गया। तो अब हमें क्या करना है, जिस दिन आप बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करोगे उस दिन का आपको रेट ऑफ ड्यूटी लेना है, उस दिन का आपको रेट ऑफ ड्यूटी लेना है। अदर रेजिडुअल केस में जिस दिन आप पेमेंट ऑफ ड्यूटी करोगे उस दिन का रेट लेना है, ऐसे अदर रेजिडुअल केस आते नहीं है। उसके बाद एक्सपोर्ट की बात करें, अगर नॉर्मल एक्सपोर्ट हो रहा है तो जिस दिन प्रॉपर ऑफिसर अलाउ करेगा गुड्स को इंडिया से बाहर जाने के लिए, तो अलाउ कैसे करता है, प्रॉपर ऑफिसर लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर पास करता है। प्रॉपर ऑफिसर एक लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर पास करता है जो जिसमें लिखा होता है कि ये गुड्स आप बाहर ले जा सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो जिस दिन वो लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर पास किया गया है उस दिन जो भी रेट ऑफ ड्यूटी एप्लीकेबल थी वो रेट ऑफ ड्यूटी से अप्लाई करके और टैक्स कैलकुलेट कर लिया जाएगा। अदरवाइज जिस दिन आपने पेमेंट ऑफ ड्यूटी किया है उस दिन का रेट आप ले सकते हो। चलिए अब एक बात ध्यान रखना कि फाइनल एंट्री इन इंडिया शैल बी टेकन एज द डेट ऑफ एंट्री। हमने बात किया था कि होम कंजम्पशन से अगर क्लियर करवाते हो तो डेट ऑफ अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट की भी बात करी थी। तो डेट ऑफ अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट कौन सा लेना है, जो फाइनल बार एंटर हुआ है। मान लीजिए वो मुंबई के लिए आ रहा था एयरक्राफ्ट, वो मुंबई की तरफ आ रहा था पर मौसम खराब था, वो वापस निकल गया। अब मुंबई की तरफ आ रहा था मान लीजिए 14 तारीख को, 14 अक्टूबर को, बट वो मुंबई लैंड नहीं किया, वो वापस निकल गया क्योंकि मौसम खराब था, और वो एयरक्राफ्ट वापस आया 20 तारीख को। तो आपको 20 तारीख को मानना है कि किस दिन एयरक्राफ्ट अराइव हुआ, फाइनली कब इंडिया में एंटर हुआ, दैट डेट इज वेरी रिलेवेंट। फाइनल एंट्री इन इंडिया शैल बी टेकन एज द डेट ऑफ एंट्री ऑफ एयरक्राफ्ट, वेसल या फिर व्हीकल। ठीक है, ये तो बात हो गई रेट ऑफ ड्यूटी की। अब हम बात करेंगे रेट ऑफ एक्सचेंज की। एक्सचेंज रेट कौन सा यूज करना है। पहली बात, एक्सचेंज रेट आरबीआई भी इशू करता है, सीबीआईसी भी इशू करता है, इंटरबैंक रेट्स भी होते हैं। तो आपको इंटरबैंक रेट आरबीआई की रेट से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ सीबीआईसी के द्वारा नोटिफाइड रेट से। हम हमेशा कौन सी एक्सचेंज रेट लेंगे, सीबीआईसी वाली एक्सचेंज रेट लेंगे। और किस दिन की लेंगे, तो अगर आपने इंपोर्ट किया है, अगर आपने कोई माल इंपोर्ट किया है तो जिस दिन आपने फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री फाइल किया है, वो भले ही वेयर हाउसिंग के लिए फाइल किया हो, भले ही आपने होम कंजम्पशन के लिए फाइल किया हो, जिस दिन आपने फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दिया उस दिन आपका क्या एक्सचेंज रेट था उससे मैटर करता है, वो एक्सचेंज रेट अप्लाई किया जाएगा सीबीआईसी द्वारा नोटिफाइड। अब अगर एक्सपोर्ट करते हो तो एक्सपोर्ट करने के लिए आपने जिस दिन शिपिंग बिल फाइल किया या फिर बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल किया, मतलब आपने डॉक्यूमेंट्स लाके प्रॉपर ऑफिसर को दिए, शिपिंग बिल, बिल ऑफ एक्सपोर्ट, उस दिन का डेट का एक्सचेंज रेट आप क्या मानेंगे, एक्सचेंज रेट यहां पे लेंगे यूज करने के लिए वैल्यूएशन में। ठीक है, इंपोर्ट होगा तो जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल किया, पहला बिल ऑफ एंट्री, और अगर एक्सपोर्ट होगा तो जिस दिन आपने शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल किया उस दिन का आपको क्या लेना है, रेट ऑफ एक्सचेंज लेना है। अब हम बात करेंगे, चलो हमने रेट ऑफ ड्यूटी और एक्सचेंज रेट की बात कर ली कि कौन सा यूज करना है। अब हम बात करेंगे एक्सेसिबल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितने वैल्यू पे टैक्स लगाना है, कितने वैल्यू पे रेट ऑफ ड्यूटी लगानी है, ये हमें डिस्कस करना है। तो उसके लिए इंपोर्ट के वैल्यूएशन के रूल्स अलग दिए गए हैं, एक्सपोर्ट के वैल्यूएशन के रूल अलग दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंपोर्ट के वैल्यूएशन के रूल्स, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी इंपोर्ट के वैल्यूएशन के रूल ही हैं। तो इंपोर्ट वैल्यूएशन रूल्स की अगर हम बात करें तो यहां पे रूल दिए गए हैं 3 से लेके 10 और आगे भी रूल दिए गए हैं। ठीक है, अब रूल 3 की बात करें तो रूल 3 क्या बोलता है कि कोई भी अगर ट्रांजैक्शन हुई है, कोई भी अगर ट्रांजैक्शन हुई है इंपोर्ट की, मैंने अगर मान लीजिए माल ऑस्ट्रेलिया से परचेज किया तो मैंने उससे कितने में माल परचेज किया, दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन वैल्यू। कितने में मेरी ट्रांजैक्शन हुई है, दैट ट्रांजैक्शन वैल्यू विल बी कंसीडर्ड एज द असेसेबल वैल्यू, दैट ट्रांजैक्शन वैल्यू विल बी कंसीडर्ड एज द असेसेबल वैल्यू। प्लस माइनस इसमें कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे जो कि रूल 10 में दिए गए हैं, जो कि रूल 10 में दिए गए हैं। मैंने कितने में माल परचेज किया वहां से
और उसके साथ ही कुछ एडजस्टमेंट जो कि रूल 10 में दिए गए हैं उसे ऐड करना पड़ेगा। नॉर्मल सिनेरियो में अगर मैं इंपोर्ट करता हूं तो मेरा कितने में ट्रांजैक्शन हुआ है, ट्रांजैक्शन प्राइस प्लस उसके साथ एडजस्टमेंट ऑफ रूल 10। एडजस्टमेंट ऑफ रूल 10 की बाद में बात करेंगे, पहले बात करेंगे ट्रांजैक्शन वैल्यू की। देखो सबसे पहले ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होता है, ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होता है? तो ट्रांजैक्शन वैल्यू इज द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल। कितना प्राइस एक्चुअल में पे किया जा रहा है या फिर पेबल है। मान लीजिए मैंने एक मशीन इंपोर्ट करी है चाइना से, ठीक है, उस मशीन के लिए मैंने 1 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो 1 करोड़ रुपए क्या हो गया, ट्रांजैक्शन प्राइस हो गया। अब 1 करोड़ में से मैंने 80 लाख रुपए अभी पे कर दिए, 20 लाख बाद में पे करने वाला हूं, तो भी प्राइस क्या रहेगा, 1 करोड़, विच इज अमाउंट एक्चुअली पेड और पेबल। ठीक है, बट ये 2 केसेस में ही अप्लाई होगा, अगर ये नॉर्मल सिनेरियो में अप्लाई होगा। बट अगर सप्लायर जिससे मैंने इंपोर्ट किया है और जिसने इंपोर्ट किया है इंपोर्टर, अगर दोनों रिलेटेड पर्सन हैं, अगर दोनों रिलेटेड पर्सन हैं तो आप ट्रांजैक्शन प्राइस को यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों की मिली भगत हो सकती है, दोनों मिले हुए हो सकते हैं, तो प्राइस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए वो 1 करोड़ की मशीन को 20 लाख रुपए का दिखाएंगे तो कस्टम ड्यूटी कम रिकवर होगी, कम वैल्यू होगा तो कम कस्टम ड्यूटी रिकवर होगी, गवर्नमेंट को नुकसान हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर दोनों पार्टी रिलेटेड पार्टी हैं, अगर दोनों रिलेटेड पार्टी हैं तो आप ट्रांजैक्शन प्राइस को असेसेबल वैल्यू नहीं ले सकते, उसके लिए आपको फर्दर रूल्स यूज करने पड़ेंगे। अगर प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, आप 1 करोड़ के अलावा कुछ और भी मिल रहा है उस व्यक्ति को, सप्लायर को, इसका मतलब कुछ और मिल रहा है, तो उसने मशीन कितने में दी होगी, सस्ते में दी होगी, तो सस्ते में दी होगी तो सस्ते पे कम कस्टम ड्यूटी बनेगा। तो ऐसे केस में अगर प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, तो ऐसे केस में भी आप ट्रांजैक्शन प्राइस को कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, 2 चीजें हो गई। अब ध्यान रखना, अगर रिलेटेड पार्टी हैं दोनों पार्टी, अगर दोनों पार्टीज रिलेटेड पार्टी हैं, जिस इंपोर्टर और बाहर का बंदा जिससे मैंने इंपोर्ट किया है, तो ऐसे केस में आप असेसेबल वैल्यू यूज नहीं कर सकते। बट कुछ सिनेरियो है जहां पे आप असेसेबल वैल्यू यूज कर सकते हो, ट्रांजैक्शन प्राइस। ट्रांजैक्शन प्राइस कहने का मतलब कुछ केसेस में नॉर्मली क्या होता है, आप ट्रांजैक्शन वैल्यू एज असेसेबल वैल्यू यूज करते हो, बट रिलेटेड पार्टी है तो ट्रांजैक्शन वैल्यू को आप यूज नहीं कर सकते। बट यहां पे भी कुछ एक्सेप्शन है कि भले ही वो दोनों रिलेटेड हैं, फिर भी ट्रांजैक्शन प्राइस को असेसेबल वैल्यू माना जा सकता है अगर बायर नॉट सब्जेक्टेड टू एनी रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग यूज एक्सेप्ट रेस्ट्रिक्शन बाय इंडियन लॉ, लिमिट ऑन जियोग्राफिकल एरिया फॉर सेल। ठीक है, अब मैं पहले बात करता हूं कि अगर रिलेटेड पार्टी नहीं है दोनों व्यक्ति, अगर दोनों पार्टी रिलेटेड पार्टी नहीं है और दोनों व्यक्ति रिलेटेड पार्टी नहीं है, तो ऐसे केस में हो सकता है कि प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन। ठीक है, तो ऐसे केस में वो ट्रांजैक्शन वैल्यू यूज नहीं कर सकता। बट अगर प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन तो वो दोनों यूज कर सकते हैं, क्या चीज, ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही, असेसेबल वैल्यू। अब देखना, अगर बायर को कोई सेल में से प्रोसीड मिल रहा है, इसका मतलब प्राइस के अलावा भी वो जो बेचने वाला है माल, जो बाहर आउट ऑफ इंडिया से माल भेज रहा है, उसको प्राइस के अलावा भी कुछ मिल रहा है, तो ऐसे केस में देयर इज प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, तो ऐसे केस में आप ट्रांजैक्शन वैल्यू को असेसेबल वैल्यू नहीं ले सकते। ठीक है, अब ध्यान रखना, इफ पार्टीज आर रिलेटेड, इफ पार्टीज आर रिलेटेड, अगर दोनों पार्टी रिलेटेड हैं तो ऐसे केस में ट्रांजैक्शन वैल्यू ही असेसेबल वैल्यू हो सकता है सिर्फ 2 केसेस में, ओनली इफ रिलेशन डजंट अफेक्ट प्राइस। अगर दोनों पार्टी रिलेटेड तो हैं बट वो अपने प्राइस को मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे केस में ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही क्या लिया जा सकता है, असेसेबल वैल्यू लिया जा सकता है। और अगर मैं किसी दूसरे मेथड से भी कैलकुलेट करूं, मैं आइडेंटिकल और सिमिलर ट्रांजैक्शन भी देखूं, दूसरे ट्रांजैक्शन से कंपेयर करूं, तो भी उसका प्राइस अप्रोक्सीमेटली सेम आ रहा है, इसका मतलब दोनों ने मैनिपुलेशन नहीं किया, तो ऐसे केस में भी उसे क्या कर सकते हो, ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही असेसेबल वैल्यू ले सकते हो, भले ही दोनों पार्टी क्या है, रिलेटेड पार्टी हैं। अच्छा, अब ट्रांजैक्शन प्राइस का ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना कि मान लीजिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था 2 करोड़ पे, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था 2 करोड़ पे कि 2 करोड़ रुपए की मशीन खरीदूंगा। ठीक है, बट इन बिटवीन जब माल आना था तो इन बिटवीन क्या हुआ, प्राइसेस बढ़ गए, प्राइसेस मार्केट में क्या हो गए, 4 करोड़। अब सप्लायर बोल रहा है कि यार मेरे मार्केट में 4 करोड़ गए, मैं तेरे को 2 करोड़ में मशीन क्यों दूं? तो मैंने बोला भाई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है 2 करोड़ का। तो ऐसे केस में जितने पे हम दोनों एक दूसरे को जानते, तो हमने डिसाइड किया कि चल भाई 2 करोड़ छोड़, तू 3 करोड़ में दे देना। तो अब जितने में एक्चुअल में प्राइस पेबल करने वाले वो कौन सा है, वो 3 करोड़ है। भले कॉन्ट्रैक्ट 2 करोड़ पे हुआ था, भले ही मार्केट में प्राइस 4 करोड़ है, बट आपस में आप ट्रांजैक्शन कितने पे करने वाले हो, 3 करोड़ पे। तो ऐसे केस में इस 3 करोड़ को ही क्या माना जाएगा, ट्रांजैक्शन प्राइस माना जाएगा, एक्चुअल प्राइस पेड और पेबल। हो सकता है मार्केट में प्राइस बढ़ गए बट हमने फिर भी 2 करोड़ पे ही बेचा माल,
फिर भी 2 करोड़ पे बेचा, तो अब देखो जितने पे माल बेचा है वही आपका क्या है, ट्रांजैक्शन प्राइस, एक्चुअल प्राइस पेड एंड पेबल। अब हो सकता है मार्केट में कोई चीज 20 रुपए की मिल रही हो और मैंने भी 20 रुपए में खरीदी हो, बट अब मेरे को वो 10 रुपए में मिल रही है, बट हम दोनों डील कर रहे हैं वो रिलेटेड पार्टी नहीं है। तो वैसे केस में जब हम रिलेटेड पार्टी नहीं है तो ऐसे केस में भले हम कितने पे ही डील करें, दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन प्राइस, तो वो ट्रांजैक्शन प्राइस होगा और उसे ही कंसिडर किया जाएगा एज अ असेसेबल वैल्यू। अब ये तो हो गई ट्रांजैक्शन प्राइस की बात, ठीक है। अब इसमें कुछ रूल के एडजस्टमेंट भी करने पड़ते हैं, रूल 10 के एडजस्टमेंट्स, ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं कि जितने पे ट्रांजैक्शन हुआ वही प्राइस ले लिया और उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, नहीं, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा रूल 10 के एडजस्टमेंट से। सबसे पहले मैं आपको रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन बता देता हूं कि रिलेटेड पर्सन कौन होते हैं। बिल्कुल जीएसटी की जैसी डेफिनेशन है, थोड़े से डिफरेंस मैं बता देता हूं। पहली बात, पार्टनर, डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल है किसी के अंदर, तो देखना 51% एटलीस्ट शेयर कैपिटल होनी चाहिए, तब उसे बोलेंगे कि आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति किन्हीं 2 व्यक्तियों में उनके 5-5% या उससे ज्यादा का शेयर कैपिटल होल्ड करता है, मतलब एक बंदा किन्हीं 2 व्यक्तियों में 5-5% उनकी शेयर कैपिटल का 5-5% से ज्यादा होल्ड करता है, तो ऐसे केस में जिन 2 व्यक्तियों की वो शेयर कैपिटल होल्ड करता है वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे। अगर कोई 2 व्यक्ति एक व्यक्ति को कंट्रोल करते हैं तो जो 2 व्यक्ति उस व्यक्ति को कंट्रोल करते हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे। एक व्यक्ति किन्हीं 2 व्यक्तियों को कंट्रोल करता है तो जिन 2 व्यक्तियों को वो एक व्यक्ति कंट्रोल करता है वो आपस में क्या हो जाएंगे, रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे। या कोई सोल एजेंट या फिर सोल डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर सेम फैमिली का मेंबर है तो उसे भी क्या बोलेंगे, रिलेटेड पर्सन बोलेंगे, ठीक है। अब बात आती है ट्रांजैक्शन प्राइस का, हमने डिस्कस किया कि भैया अगर पार्टी रिलेटेड नहीं है, प्राइस इज नॉट द सोल कंसीडरेशन, देन यू कैन कंसीडर द ट्रांजैक्शन प्राइस एज द असेसेबल वैल्यू एडजस्टेड विद द रूल 10। और ट्रांजैक्शन प्राइस हमने बोला प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कौन से एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। ट्रांजैक्शन प्राइस जितने पे हमारा डील हुआ उसके बाद कौन कौन से एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, अब वो एडजस्टमेंट की बात करते हैं रूल 10 पे। तो रूल 10 के 2 पार्ट हैं, एक है सब रूल 1, एक है सब रूल 2। जो सब रूल 1 बोलता है उसे बोलते हैं ऑप्शनल एडिशंस, उसे बोलते हैं ऑप्शनल एडिशन। तो मतलब ये कंपलसरी नहीं है करने, अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तभी करना है या फिर आपके ट्रांजैक्शन में एक्चुअल में ये खर्चे हुए हैं तभी उन्हें इंक्लूड करना है, उन्हें बोलते हैं ऑप्शनल एडिशंस। और जो दूसरा पार्ट आएगा दैट इज कंपलसरी एडिशन, वो खर्चा इनकर हुआ हो या नहीं हुआ तो भी ऐड करना है, भले ही हमें उसका अमाउंट नहीं पता हो कितना इनकर हुआ तो भी उसे ऐड करना है, क्वेश्चन में दिया हो नहीं दिया हो तो भी उसे ऐड करना है। तो ऐसे को क्या बोलते हैं, कंपलसरी एडिशन। पहले हम बात करते हैं ऑप्शनल एडिशंस की, ऐसे आइटम जो दिए होंगे तभी आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू में एडजस्ट करना है। कौन कौन से आइटम है, देखो अगर कोई कमीशन या फिर ब्रोकरेज पे किया गया है बायर के द्वारा, मैंने 1 करोड़ रुपए का माल खरीदा किससे, ऑस्ट्रेलिया की किसी पार्टी से, अब इसी दौरान इस ट्रांजैक्शन को करने के लिए मैंने कुछ कमीशन दिया है, मान लीजिए 10 लाख रुपए, वो 10 लाख रुपए भी उस ट्रांजैक्शन की प्राइस का ऐड हो जाएगा, 10 लाख रुपए भी ऐड हो जाएगा और उसके ऊपर भी ड्यूटी लगेगी। तो अगर कोई कमीशन या ब्रोकरेज पे किया गया है कोई ट्रांजैक्शन के लिए बायर के द्वारा, तो ऐसे केस में उसे भी इंक्लूड किया जाएगा एक्सेप्ट बाइंग कमीशन। अगर बाइंग कमीशन दिया हुआ है तो उसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा, तब उसे ट्रांजैक्शन से बाहर रखा जाएगा, तो उसे एडजस्ट नहीं किया जाएगा। बट अगर अदरवाइज कोई कमीशन है, ब्रोकरेज है, तो उसे ऐड किया जाएगा आपकी ट्रांजैक्शन प्राइस में। कैनलाइजिंग एजेंट जो होता है वो बाइंग एजेंट नहीं होता, ऐसे केस में अगर कोई कमीशन आपने कैनलाइजिंग एजेंट को पे किया है तो ऐसे केस में उसे भी इंक्लूड किया जाएगा, बाइंग कमीशन को छोड़ के बाकी सारा कमीशन ऐड किया जाएगा। कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स, मान लीजिए मैंने जो सामान भेजा उसके साथ मैंने उसके डब्बे भी भेजे जिसके अंदर सामान फिट करके भेजा, अब वो डब्बे कभी वापस नहीं आने वाले, तो वो कॉस्ट ऑफ कंटेनर भी हमें क्या करनी है, उसके प्राइस में इंक्लूड कर लिया जाएगा। जो कॉस्ट ऑफ पैकिंग है, आपने उसको पैक करने के लिए जो खर्चा किया है उसे भी उसमें इंक्लूड किया जाएगा, भले मटेरियल हो चाहे लेबर हो, उसे भी इंक्लूड किया जाएगा। माल जो इंपोर्ट किया गया है, अब इंपोर्ट किया तो सामने वाले ने कंटेनर्स भी साथ में भेज दिए, माल भर के भेजा जिसके अंदर, तो वो कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स भी उसमें इंक्लूड किया जाएगा। सामने वाले ने पैक करके भेजा सामान को, पैकिंग में जो खर्चा आया वो भी उसमें इंक्लूड किया जाएगा ट्रांजैक्शन में। उसके बाद मटेरियल कंपोनेंट्स, टूल, डाइज, पार्ट्स। अब हुआ क्या कि मैंने मशीन खरीदी बाहर वाले से, तो मशीन थी 5 करोड़ रुपए की, 5 करोड़ रुपए की इंपोर्ट कर सकता था। अब मैंने क्या किया, मैंने जो इंपोर्टर है, इंपोर्टर ने क्या किया, सप्लायर को 1 करोड़ रुपए का सामान प्रोवाइड करा दिया। अब 1 करोड़ रुपए का सामान प्रोवाइड करा दिया तो सप्लायर अब मुझे क्या अभी भी 5 करोड़ की मशीन देगा?
तो देखो नॉर्मली वो 5 करोड़ की मशीन सेल करता है, जब मैंने उसे 1 करोड़ का माल दिया मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो मुझे मशीन कितने की देगा, ऑब्वियसली कम की देगा, मुझे 4 करोड़ की देगा। तो ऐसे केस में मेरी ड्यूटी कितने बनेगी, 4 करोड़ पे बनेगी, पर आइडली वो मशीन कितने की है, 5 करोड़ की। तो इसका मतलब ड्यूटी का लॉस हो रहा था, मतलब ड्यूटी चोरी करने की कोशिश हो रही थी। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अगर इंपोर्टर कोई सामान प्रोवाइड करता है सामने वाले व्यक्ति को, सप्लायर को, आउट ऑफ इंडिया वाले को, और फ्री ऑफ कॉस्ट या कंसेशनल बेसिस के, उसकी वजह से क्या होता है, प्राइस कम हो जाता है। तो ऐसे केस में उस जो फ्री ऑफ कॉस्ट या कंसेशनल रेट पे माल प्रोवाइड किया गया है उसकी कॉस्ट को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा, ताकि इसको कम ना किया जा सके प्राइस को। तो अब जो 4 करोड़ थे उसमें 1 करोड़ का जो फ्री ऑफ कॉस्ट सामान पकड़ाया था वो भी ऐड कर दिया जाएगा। तो ये अब कितने का हो जाएगा, 5 करोड़। तो अब सेम हो जाएगी, ड्यूटी बिल्कुल बराबर हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अगर इंपोर्टर ने कोई मटेरियल, कंपोनेंट, टूल, डाइस, पार्ट्स वगैरह प्रोवाइड किए हैं तो उसका कॉस्ट भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। अगर कोई इंजीनियरिंग, डेवलपमेंट, आर्टवर्क, डिजाइन, प्लान, स्केच, मतलब कोई प्लान स्केच बनवाया गया, डिजाइन बनवाया गया, इंजीनियरिंग करवाया गया, कोई डेवलपमेंट किया गया, तो इन सब का खर्चा अगर आउट ऑफ इंडिया किया गया है, अगर आउट ऑफ इंडिया किया गया है तो उस खर्चे को भी इंक्लूड किया जाएगा आपके ट्रांजैक्शन प्राइस के अंदर एज ए एडजस्टमेंट ऑफ रूल 10, ठीक है। तो उसे भी ऐड कर दिया जाएगा, बट ओनली इफ इनकर्ड आउट ऑफ इंडिया। ये भी सिर्फ किस पे अप्लाई होता है, इंजीनियरिंग, डेवलपमेंट, आर्टवर्क, डिजाइन पे। अब अगर आपने कोई रॉयल्टी फीस पे करी है, लाइसेंस फी पे करी है एज अ कंडीशन फॉर सेल, तो उसे भी इंक्लूड किया जाएगा कि मैंने जिससे सामान खरीदा उसको मैं प्राइस तो पे कर ही रहा हूं, उसके साथ ही मैं कुछ रॉयल्टी या लाइसेंस भी फीस भी पे कर रहा हूं। तो इसका मतलब आपने जो पैसा पे किया है अर्लियर प्राइस वो कम पे किया है, क्योंकि अब रॉयल्टी और फीस भी पे करोगे, तो उसे भी उसमें इंक्लूड करके ट्रांजैक्शन प्राइस बनाया जाएगा। वैल्यू ऑफ प्रोसीड्स अक्रूड टू सेलर आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ रीसेल ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। तो मैंने कोई मशीन मान लो मुझे 5 करोड़ की पड़ती है, ठीक है, मैंने सामने वाले को क्या बोला कि तू ऐसा कर, मशीन मेरे को 3 करोड़ की दे दे, मशीन मुझे 3 करोड़ की दे दे, मैं क्या करूंगा, मशीन से जो भी सामान बनाऊंगा उससे जो मैं सेल करूंगा उसके ऊपर जो मेरे को सेल प्राइस आएगा ना, उसमें से मैं कुछ कमीशन तेरे को दे दूंगा। तो इसका मतलब मैंने जानबूझ के मशीन सस्ते में खरीदी ताकि 3 करोड़ पे ही क्या लगे, कस्टम ड्यूटी, बट पे मैं उससे ज्यादा कर रहा हूं क्योंकि मैं सेल होने के बाद पे कर रहा हूं। तो जो सेल प्रोसीड्स आप देने वाले हो सामने वाले व्यक्ति को, उसे भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। उस मशीन या सामान का यूज करके जो सेल करके आप प्रोसीड उसको दोगे, वो भी क्या हो जाएगा, इसमें इंक्लूड हो जाएगा। अगर कोई सेलर की ऑब्लिगेशन थी, मान लो कोई चीज सेलर को करनी थी, ठीक है, जो आप जिससे आपने माल खरीदा है उसने कोई चीज करनी थी, उसका पैसा बायर ने पे कर दिया, इंपोर्टर ने पे कर दिया, तो उसे भी ट्रांजैक्शन प्राइस में इंक्लूड कर लिया जाएगा। जैसे जीएसटी में होता है ना कि सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोवाइड करने की, बट अगर बायर ने थर्ड पार्टी को डायरेक्टली पेमेंट कर दिया तो वो इंक्लूड हो जाता है, उसी प्रकार से यहां पे भी इंक्लूड हो जाएगा। अगर कोई भी खर्चा किया है सेलर ने अगर कोई भी खर्चा किया है एज ए कंडीशन फॉर सेल, बट अगर बिना कंडीशन फॉर सेल, रिक्वायर्ड नहीं था, उसने अपनी मर्जी से कर दिया, तो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। बट अगर एज ए कंडीशन फॉर सेल किया है, सेल करने के लिए जरूरी था, तो ऐसे केस में उसे भी इंक्लूड किया जाएगा ट्रांजैक्शन असेसेबल वैल्यू में। नॉर्मली इंपोर्ट होने के बाद की कॉस्ट को इंक्लूड नहीं किया जाता, कि इंडिया में माल आ गया उसके बाद की कोई भी कॉस्ट को इंक्लूड नहीं किया जाता। बट अगर पोस्ट इंपोर्टेशन कॉस्ट इनकर किया गया है रिलेटेड टू इंपोर्ट गुड इज अ कंडीशन फॉर सेल, एज अ कंडीशन फॉर सेल, तो उसे इंक्लूड किया जाएगा, सब रूल 2। अब ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया जो कि बात करता था ऑप्शनल एडिशन के बारे में, कि अगर क्वेश्चन में दिया है तभी इनको एड लेस करना है वरना नहीं करना। अब बात आती है कि कुछ केसेस जहां पे आपको करना ही करना है, ये आइटम तो ऐड करना ही करना है ट्रांजैक्शन प्राइस में। ट्रांजैक्शन प्राइस जो हमारा बीच में डील हुआ था वो ट्रांजैक्शन प्राइस हमें मिल गया, अब उसके अंदर हमें एडिशन करने हैं रूल 10 के। एक तो बात कर ली हमने ऑप्शनल एडिशन की, जो अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो करेंगे वरना नहीं करेंगे, और दूसरा हम बात कर रहे हैं कंपल्सरी एडिशन की, जो करने ही है भले क्वेश्चन में दिया हो या नहीं दिया हो। अब बोलोगे सर नहीं दिया होगा तो कितना करेंगे, तो उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। वेदर असर्टेनेबल और नॉट गिवन इन क्वेश्चन और नॉट शैल बी एडेड। क्या चीजें, दो चीजें होती हैं। मुझे बात बताओ कि अगर माल आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में लाना है तो उसका फ्रेट तो पे करना पड़ेगा, अगर आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में माल लाना है तो उसका इंश्योरेंस तो पे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब फ्रेट और जो इंश्योरेंस है वो तो हमेशा हर ट्रांजैक्शन में होते ही होते हैं, तो इसलिए इन्हें बोलते हैं कंपल्सरी एडिशन। भले ही ट्रांजैक्शन में दिया ना हो पर फिर भी एडिशन तो है कंपल्सरीली, ये कॉस्ट तो इनकर होती है।
अब मान लो हो सकता है मैंने कोई ट्रांजैक्शन बिना कमीशन के कर लिया हो, कमीशन पे करके कर लिया हो, वो ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन डिफर कर सकता है कि कमीशन लगा के नहीं लगा, इसलिए उनको ऑप्शनल एडिशन बोलते हैं। बट फ्रेट और इंश्योरेंस हमेशा इनकर होगा, इसलिए इन्हें बोलते हैं कंपल्सरी एडिशन, कि ट्रांजैक्शन में नहीं दिया तो भी अपने को ऐड करना है। अब देखो फर्स्ट पार्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन का, तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, अनलोडिंग एंड हैंडलिंग अप टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, मतलब फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर से लेके इंडिया के इंपोर्ट पोर्ट तक आने का खर्चा, कौन सा, फ्रेट का खर्चा, लोडिंग का खर्चा, अनलोडिंग का खर्चा और हैंडलिंग का खर्चा। तो मतलब अगर फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर से पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट तक लाने ले जाने का खर्चा भी हो सकता है, पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट से शिप में लोड करने का खर्चा हो सकता है, पोर्ट पे माल मतलब पोर्ट ऑफ एक्सपोर्टर पे माल उतारने का खर्चा हो सकता है, ठीक है, वहां पे हैंडल करने का खर्चा हो सकता है, पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट से इंडिया के पोर्ट तक लाने का फ्रेट हो गया, ये सारा कुछ इसमें इंक्लूड हो जाएगा, ये सब ऐड करना पड़ेगा आपको कंपल्सरीली। बट हां अगर इंडिया में आके माल उतर रहा है उसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमने बोला है अप टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। एक बार माल इंडिया में पहुंच गया, इंडिया के पोर्ट पे पहुंच गया, उसके बाद हम कोई भी कॉस्ट इनकर नहीं करेंगे। इंडिया के पोर्ट पे पहुंच गया, उसको उतारने तक का खर्चा हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। अनलोडिंग का खर्चा एट द प्लेस ऑफ इंपोर्ट कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक बार माल इंडिया के पोर्ट पे पहुंच गया उसके बाद कोई भी खर्चा ऐड नहीं करना, इवन उतारने तक का खर्चा हमें इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। अब देखो अगर आपको वो खर्चा नहीं दिया है पर फिर भी हमें तो ऐड करना है, तो कितना ऐड करेंगे, 20% ऑफ द एफओबी, 20% ऑफ द एफओबी। मान लीजिए आपको एक्चुअल खर्चा नहीं दिया हुआ तो आपको कितना ऐड करना है, 20% ऑफ द एफओबी। और एफओबी क्या होता है, शिप में चढ़ाने तक का प्राइस, शिप में चढ़ाने तक का वैल्यू। शिप में जब माल चढ़ाया तो तब तक कितना वैल्यू था उस गुड्स का, तो उतने पे क्या होता है, एफओबी होता है, और उसका 20% आपको लेना पड़ेगा अगर बताया नहीं गया है। अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कितना एक्चुअल में कॉस्ट इनकर हुआ है लोडिंग अनलोडिंग ट्रांसपोर्टेशन का, तो ऐसे केस में उन सबको क्या कर लिया जाएगा, ऐड कर लिया जाएगा, उन सबको ऐड कर लिया जाएगा। और लैंड और सी के थ्रू अगर आपका माल आया है, मान लो वेसल के थ्रू आया है, शिप के थ्रू आया है, या फिर व्हीकल के थ्रू आया है, ट्रक के थ्रू आया है, तो ऐसे केस में जितनी भी एक्चुअल में कॉस्ट इनकर हुई है उसको वहां पे ऐड कर दिया जाएगा, उसको वहां पे ऐड कर दिया जाएगा। अब मान लो एयरक्राफ्ट के थ्रू आ रहा है, अगर एयरक्राफ्ट के थ्रू मेरा माल आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में आ रहा है और मेरे को पता है कि कितना कॉस्ट इनकर हुआ है लाने में, फ्रेट लोडिंग अनलोडिंग का, तो भी यहां पे बोल दिया गया कि भले ही आपको एक्चुअल पता है, भले आपको एक्चुअल कॉस्ट पता है, बट आप उसमें ऐड करोगे मैक्सिमम अप टू 20% ऑफ द एफओबी। होता क्या है कि जब एयरक्राफ्ट से माल आता है तो उसका जो फ्रेट का खर्चा होता है ना, बहुत हैवी होता है। एयरक्राफ्ट के केस में जो खर्चा होता है वो हैवी होता है, तो गवर्नमेंट ने उसे रेस्ट्रिक्ट करने के लिए क्या किया कि मैक्सिमम 20% ऑफ द एफओबी क्या करोगे, ऐड करोगे एज ए फ्रेट लोडिंग अनलोडिंग खर्चा, 20% से ऊपर नहीं हो सकता। अगर आपका एक्चुअल देखोगे कितना खर्चा आ रहा है और आपका 20% ऑफ एफओबी कितना हो रहा है, विच एवर इज लोअर उतना ही खर्चा आप ऐड करोगे, बाकी खर्चा ऐड नहीं करोगे। अब चूंकि मेरा 20% जब भी मैं लूंगा, 20% में जब भी लूंगा उसमें सारा खर्चा आ चुका है कहां से, फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर से लेके पोर्ट ऑफ इंपोर्ट तक का, तो फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर से लेके पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट तक, पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट से पोर्ट ऑफ इंपोर्ट तक सारा खर्चा आ गया लोडिंग अनलोडिंग ट्रांसपोर्टेशन का। तो ऐसे केस में अगर आपको सेपरेटली भी खर्चा दिया हुआ है तो अब उसे ऐड नहीं करना, क्योंकि अपने अगर 20% एफओबी ऐड कर लिया है तो ऐसे केस में आप वापस दोबारा उसको ऐड नहीं कर सकते, वरना क्या हो जाएगा, डबल कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। इफ एफओबी नॉट अवेलेबल, अब मान लीजिए एफओबी अवेलेबल नहीं है जिसका 20% लेना है, बट एफओबी प्लस इंश्योरेंस अवेलेबल है, तो आप 20% किसका ले सकते हो, एफओबी प्लस इंश्योरेंस का ले सकते हो। अनलोडिंग चार्जेस की बात करें तो अनलोडिंग चार्जेस एट द पोर्ट ऑफ इंपोर्ट इंक्लूड नहीं किया जाता। मैंने बताया कि माल जैसे ही पोर्ट पे पहुंच गया उसके बाद का कोई भी खर्चा नहीं लेना, इवन शिप से माल उतारने तक का खर्चा नहीं लेंगे, एयरक्राफ्ट से माल उतारने तक का भी खर्चा नहीं लेंगे। उसके बाद शिप डीमरेज चार्जेस, लाइटरेज चार्जेस, बार्ज चार्जेस, ये भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में इंक्लूड किया जाएगा। कौन कौन से होते हैं ये ध्यान रखना। ये क्या होता है कि मान लीजिए ये आपका पोर्ट है, ठीक है, शिप कुछ बड़ी शिप्स होती है, मदर वेसल्स बोलते हैं उनको, तो अब ये बड़ी शिप ना पोर्ट पे यहां पे नहीं आ सकती, क्योंकि यहां पे अगर आएंगी तो नीचे से ये टकरा जाएंगी, पानी इतना गहरा नहीं होता, तो ये शिप यहां पे नहीं आ सकती। पर माल पोर्ट कहां पे है, यहां पे है, तो हमने बोला इस पोर्ट तक लाने का खर्चा क्या होगा, इंक्लूड होगा। तो अब देखो शिप के थ्रू माल तो आ गया,
पर शिप यहां पे बीच समुद्र में ही खड़ी हो गई। अब शिप से माल उतारना पड़ेगा, छोटी छोटी बोट्स में डालना पड़ेगा, छोटी छोटी बोट्स में डालना पड़ेगा। ये बोट जाके पोर्ट पे माल पहुंचाएंगी। तो ये बोट्स जब मदर वेसल से पोर्ट तक माल पहुंचाती है तो उसके लिए कुछ पैसा चार्ज करती हैं, जिसे बोलते हैं लाइटरेज चार्जेस, बार्ज चार्जेस, जिन्हें बोलते हैं लाइटरेज चार्जेस, बार्ज चार्जेस। तो ये जो खर्चा होगा ये भी हमारा क्या है, अप टू द प्लेस ऑफ इंपोर्ट है, पोर्ट तक आने का खर्चा है, तो इसे भी इंक्लूड किया जाएगा लाइटरेज चार्जेस और बार्ज चार्जेस को। तो लाइटरेज चार्जेस और बार्ज चार्जेस को इंक्लूड किया जाएगा। उसके साथ ही अगर शिप का डिमेरिज चार्जेस है, मतलब आपने शिप में कोई गलत हरकत करी है, उसके लिए आपको कुछ पैसा देना पड़ रहा है शिप में आपने कोई वायलेशन किया, उसके लिए आपको शिप डिमेरिज चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं, तो उन शिप डिमेरिज चार्जेस को भी आप इंक्लूड करोगे। शिप डिमेरिज चार्जेस एट द प्लेस ऑफ इंपोर्ट लिखा हो, एक्सपोर्ट लिखा हो, कहीं भी लिखा हो, ये हमेशा इंक्लूड किया जाएगा। चार्टर्ड वेसल हो, बिना चार्टर्ड वेसल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारा शिप डिमेरिज चार्जेस इंक्लूड किया जाएगा। तो शिप डिमेरिज चार्जेस, लाइटरेज चार्जेस, बार्ज चार्जेस इंक्लूड किए जाएंगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में। बट हाँ, पोर्ट ऑफ इंपोर्ट, मान लो पोर्ट का डिमेरिज चार्जेस है, पोर्ट डिमेरिज चार्जेस कभी भी इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, क्योंकि हमने बोला पोर्ट तक माल पहुंचने तक का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बाद का कोई भी खर्चा इंक्लूड नहीं किया जाएगा। मान लीजिए पोर्ट पे माल पड़ा था, आपने क्लियर नहीं किया काफी दिन तक, तो पोर्ट वालों ने आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी, डिमेरिज चार्जेस लगा दिए, तो अब उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा पोर्ट ऑफ इंपोर्ट में अगर डिमेरिज चार्जेस लगे हैं। उसके बाद एक बार इंडिया में माल पहुंच गया, उसके बाद आप कहीं और माल लेके जा रहे हो तो उसका खर्चा भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। मान लीजिए मैं विशाखापट्टनम में काम करता हूं, ठीक है, अब मेरा जो माल आया वो मुंबई में आया, अब मुंबई से विशाखापट्टनम माल लेके जाया जा रहा है, तो क्या मुंबई से विशाखापट्टनम की जो कॉस्ट है वो इंक्लूड की जाएगी? बिल्कुल नहीं की जाएगी। मतलब अगर इंडिया के किसी एयरपोर्ट पे पहुंच गया, उस एयरपोर्ट से किसी दूसरे एयरपोर्ट में माल जा रहा है, इंडिया के किसी पोर्ट पे पहुंच गया, किसी दूसरे पोर्ट पे माल जा रहा है, कोई आईसीडी सीएफ है जो इंडिया के अंदर ही स्टेशन बने होते हैं वहां पे जा रहा है, तो कोई भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा खर्चा, उसे बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट। तो ट्रांसशिपमेंट का कोई भी कॉस्ट इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक बार माल इंडिया में पहुंच गया उसके बाद कोई भी खर्चा इंक्लूड नहीं किया जाता। वंस एंटर्ड इन इंडिया, नो फर्दर एडिशंस रिक्वायर्ड। उसके बाद डिमेरेज चार्जेस पेड फॉर डिले इन क्लियरिंग गुड्स फॉर इंपोर्ट पोर्ट नॉट इंक्लूडेड। मैंने बताया पोर्ट ऑफ इंपोर्ट से अगर डिमेरेज चार्जेस लगता है तो उसे इंक्लूड नहीं किया जाता। तो पहला तो कंपल्सरी एडिशन था फ्रेट, लोडिंग, अनलोडिंग और हैंडलिंग का खर्चा, ठीक है, जो होगा 20% ऑफ द एफओबी। अगर नहीं दिया हुआ, अगर दिया हुआ है शिप और शिप वेसल या फिर व्हीकल के थ्रू माल आया है तो एक्चुअल, और अगर एयरवेज के थ्रू आया है तो एक्चुअल और 20% ऑफ द एफओबी विच एवर इज लोअर। अगर बात होती है कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस की, अब कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस भी कंपल्सरी एडिशन है, तो अगर ये आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो भी ऐड तो करना है, पर कितना ऐड करें? तो ऐसे केस में आपको 1.125% ऑफ द एफओबी क्या करना है? ऐड करना है इंश्योरेंस का खर्चा, 1.125% ऑफ द एफओबी। उसके बाद अगर ये खर्चा पता है एक्चुअल में कितना इनकर हुआ है, तो ऐसे केस में जितना एक्चुअल में इनकर हुआ है वही कॉस्ट को क्या कर लेंगे? एज ए कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस इंक्लूड कर लेंगे, जितना खर्चा हुआ है। इफ एफओबी नॉट असर्टेनेबल, तो एफओबी प्लस ट्रांसपोर्ट, हैंडलिंग, लोडिंग, अनलोडिंग अवेलेबल। अगर मान लो एफओबी अवेलेबल नहीं है जिसका हम 1.125% ले सकें, तो ऐसे केस में एफओबी प्लस ट्रांसपोर्ट, लोडिंग, हैंडलिंग वगैरह मिला के अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसका भी 1.125% ले सकते हो। अब कुछ मैं सिंपल एग्जांपल बताता हूं आपको, है ना, ताकि आपको ये कंपल्सरी एडिशन आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब मान लीजिए 1 लाख रुपए का माल है, 1 लाख रुपए क्या है इसका? एफओबी प्राइस, ठीक है। अब उसके बाद ये बोल रहा है कि जो फ्रेट का खर्चा है, फ्रेट का खर्चा है आउट ऑफ इंडिया से इंडिया तक लाने का, नॉट अवेलेबल, ये अवेलेबल नहीं है। और इंश्योरेंस का खर्चा भी अवेलेबल नहीं है। तो अब कैलकुलेट करो असेसेबल वैल्यू। तो ऐसे केस में क्या होगा? 1 लाख एफओबी है, प्लस फ्रेट का कितना हो जाएगा? 20,000, 1 लाख का 20% प्लस 1 लाख का 1.125%, 1125 रुपए, तो ये कितना हो जाएगा टोटल? ये टोटल आपका हो जाएगा 1,21,125। तो ये आपका असेसेबल वैल्यू आ जाएगा। अब मान लीजिए इंश्योरेंस का कॉस्ट दे रखा है, इंश्योरेंस का कॉस्ट दे रखा है 2,000 रुपए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा? अब इंश्योरेंस का कॉस्ट ऑलरेडी दे रखा है तो यहां पे 2,000 ऐड कर दूंगा, जब एक्चुअल दिया हो तो एक्चुअल ले लूंगा, तो ये कितना हो जाएगा? 1,22,000, ठीक है। अब मान लीजिए कि इंश्योरेंस का खर्चा अलग से नहीं दे रखा, आपको दे रखा एफओबी प्राइस प्लस इंश्योरेंस कितना है? 1,05,000 रुपए।
तो मतलब इसमें नहीं पता कि कितना एफओबी है कितना इंश्योरेंस है। तो अब देखो क्या होगा, 1,05,000 ऐड हो जाएगा, ये तो आपका एफओबी प्लस इंश्योरेंस आ गया। अब मैं क्या कर सकता हूं, जो 20% लेना है, जब मुझे एफओबी अलग से अवेलेबल नहीं है तो 1,05,000 का ही 20% ले लूंगा। 1,05,000 का 20% हो जाएगा आपका 21,000 रुपए, तो ये आपका असेसेबल वैल्यू आ जाएगा 1,26,000 रुपए। ठीक है, अब मान लीजिए एक और नया एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपका जो एफओबी प्राइस है वो है 1,00,000 रुपए, ठीक है, और आपका माल आया है एयरवेज के थ्रू, ठीक है। आपने फ्रेट इनकर किया है कितना, ये मान के चलिए 30,000 रुपए, ठीक है। इंश्योरेंस आपका है 2,000 रुपए का कॉस्ट। अब असेसेबल वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो एफओबी प्राइस कितना हो गया, 1,00,000 रुपए। अब क्योंकि आपका माल एयरक्राफ्ट के थ्रू आया है तो हमें चेक करना पड़ेगा 20% ऑफ द एफओबी और एक्चुअल कॉस्ट विच एवर इज लोअर। तो 30,000 एक्चुअल कॉस्ट इनकर हुई है और 20% ऑफ द एफओबी कितना आ रहा है, 1,00,000 का 20% 20,000 रुपए, तो विच एवर इज लोअर 20,000 रुपए। तो अब हम यहां पे ऐड कितना करेंगे 20,000, ठीक है, प्लस इंश्योरेंस का 2,000, तो यहां पे कितना हो जाएगा 1,22,000। तो भले ही आपका 30,000 रुपए फ्रेट इनकर हुआ था बट फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। 20% इज लोअर देन दैट, तो वो इंक्लूड किया जाएगा। अब मान लीजिए अगर ये फ्रेट का कॉस्ट 15,000 रुपए होता तो हम क्या करते हैं, यहां पे 15,000 रुपए इंक्लूड कर लेते, 15,000 और 20,000 विच एवर इज लोअर, 15,000 तो यहां 15,000 इंक्लूड कर लेते और असेसेबल वैल्यू हो जाता 1,17,000 रुपए। ठीक है, चलिए ये बात आपको समझ में आ गई। और मान लीजिए यही मामला शिप के साथ लाया होता, तो अगर शिप से लाए होते तो फर्स्ट केस में कितना हो जाता 1,00,000 प्लस 30,000 प्लस 2,000, क्योंकि तब वहां पे हमें 20% नहीं देखना, अगर एक्चुअल दिया हुआ है तो एक्चुअल ले सकते हो, तो 1,32,000। ठीक है, ये वाली बात हो गई। अब एक और एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। आपका एफओबी प्राइस मान लीजिए आपका एक्स फैक्ट्री प्राइस, जब फैक्ट्री से माल निकला तो वो प्राइस कितना था 1,00,000 रुपए, ठीक है। अब फैक्ट्री से पोर्ट का खर्चा कितना है, फैक्ट्री टू पोर्ट का फ्रेट, कौन से पोर्ट का, एक्सपोर्ट पोर्ट का, कितना मान लीजिए 2,000 रुपए मान लो, ठीक है, 2,000 रुपए मान लो। और वहां पे लोडिंग का खर्चा, लोडिंग चार्ज ऑफ द पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट, ये मान लीजिए 2,000 रुपए ये खर्चा है, ठीक है। अब मुझे कैलकुलेट करना है कि मेरा, अब मुझे यहां पे दे रखा है कि फ्रेट इज नॉट असर्टेनेबल, फ्रेट पता नहीं है कितना लगा है, ठीक है, और ना ही हमें पता है कि इंश्योरेंस कितना लगा है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स फैक्ट्री प्राइस लेंगे 1,00,000 रुपए, ठीक है। अब फैक्ट्री टू पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट तक का खर्चा क्या यहां पे इंक्लूड किया जाएगा 2,000, नहीं, क्यों, क्योंकि फ्रेट इज नॉट असर्टेनेबल, और जब फ्रेट असर्टेनेबल नहीं होगा तो हम इसका क्या लेंगे 20% ऑफ दी एफओबी, और जब हम 20% ऑफ एफओबी ले रहे हैं तो इसके अंदर सारा खर्चा आ गया फ्रॉम दी फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर से लेके पोर्ट ऑफ इंपोर्ट तक का, मतलब उस एक्सपोर्टर की फैक्ट्री से लेके इंडिया के पोर्ट तक का सारा खर्चा वहां पे उसमें इंक्लूड हो गया। तो ऐसे केस में इसको दोबारा ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, फ्रेट ऐड करेंगे 20% ऑफ दी एफओबी। पर एफओबी कैलकुलेट करते टाइम, एफओबी क्या होता है, एक्स फैक्ट्री प्राइस, फैक्ट्री से माल निकलते टाइम उसका कितना वैल्यू था, पोर्ट तक माल पहुंचाने का कितना खर्चा हुआ, लोकल फ्रेट 2,000 रुपीज जो दे रखा है ये, और लोडिंग चार्जेस शिप में चढ़ाने के लिए वो 2,000 रुपए, टोटल कितना हो गया एफओबी 1,04,000 रुपए। अब 1,04,000 रुपए का 20% हम क्या ले लेंगे, फ्रेट, लोडिंग और अनलोडिंग सब उसमें इंक्लूड हो जाता है 20,800, प्लस इंश्योरेंस आपका 1.125%, 1,04,000 रुपए का 1.125%, तो 1,170। तो इसको टोटल करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, असेसेबल वैल्यू आ जाएगा। द पॉइंट इज टू कंसीडर इज, जब आपने 20% ऑफ द एफओबी ले लिया तो इसका मतलब आपने उसमें पोर्ट ऑफ फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्ट से लेके पोर्ट ऑफ इंपोर्ट तक का सारा खर्चा, ट्रांसपोर्ट, लोडिंग, अनलोडिंग वाला खर्चा ऐड कर लिया है। अब आपको वापस एक्चुअल खर्चा ऐड करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आप एफओबी कैलकुलेट करने के लिए अपने वर्किंग नोट में यूज कर सकते हो, ठीक है। ये बात आपको, वरना क्या हो जाएगा, डबल कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। अब एक और बात समझ लो, एक और तरह का एग्जांपल देता हूं, ये सारे आप एग्जांपल कर लोगे ना तो आपको क्वेश्चन में भी ऐसे समझ आ जाएगा, एकदम स्मूथली जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में मेन जो पॉइंट है वो मैं आपको सारे यहां पे बता दे रहा हूं, सारे मेन पॉइंट आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। अब मान लीजिए आपको दिया हुआ है सीआईएफ प्राइस, सीआईएफ प्राइस दे रखा आपने, मान लीजिए 6,000 नहीं है, मान लो 10,000 US डॉलर दे रखा है,
ठीक है। अब सीएफ प्राइस का मतलब इसमें इंश्योरेंस और फ्रेट भी इंक्लूडेड है। इन्होंने सीएफ प्राइस अपने हिसाब से कैलकुलेट किया होगा क्वेश्चन में। तो मान लो एक्चुअल खर्चा है इंश्योरेंस का 1000 यूएसडी और जो फ्रेट का खर्चा है जो कि एयरवेज के थ्रू आया है, एयरवेज के थ्रू आया है कितना 3000 यूएसडी। तो एक खर्चा इन्होंने दे रखा है। इसका मतलब इन्होंने जो सीएफ प्राइस 10,000 यूएसडी कैलकुलेट किया है उसके अंदर 1000 इंश्योरेंस का खर्चा इंक्लूड है, 3000 यूएसडी फ्रेट का खर्चा इंक्लूड है, ठीक है। तो बट हमने बोला था कि ये जो फ्रेट का खर्चा है एयरवेज के थ्रू अगर है तो वो 20% ऑफ द एफओबी से एक्सीड नहीं कर सकता। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या 20% से एक्सीड कर रहा है। देखो अगर ये माल शिप के थ्रू आया होता तो शिप के केस में अगर एक्चुअल खर्चा दिया होता तो हम एक्चुअल ही इंक्लूड करते हैं। तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, सीएफ प्राइस आपका करेक्ट है, परफेक्ट है। अब अगर मान लो हमें माल आया है एयरवेज के थ्रू, तो अब एयरवेज के थ्रू अगर आया है तो हमें डाउट है कि 3000 यूएसडी कहीं एफओबी के 20% से हाई तो नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम कितना हो सकता है 20% होती है एफओबी। तो सबसे पहले हमें एफओबी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सीआईएफ से अगर एफओबी में जाना है तो हमें इंश्योरेंस और फ्रेट को लेस करना पड़ेगा। तो 10,000 में से मैं इंश्योरेंस और फ्रेट लेस कर देता हूं, 1000 और 3000 लेस कर देता हूं, तो मेरा 6000 क्या आ जाएगा, एफओबी आ जाएगा। अब एफओबी का 20% फ्रेट कितना होता है 1200 और एक्चुअल में कितना इनकर हुआ है 3000। तो क्या लेना चाहिए, विच एवर इज लोअर 1200 यूएसडी प्लस आपका इंश्योरेंस का खर्चा 1000 यूएसडी एक्चुअल बेसिस पे, तो ये आपका अब आ जाएगा 8200 आपका असेसेबल वैल्यू आ जाएगा। तो कहने का मतलब सिंपल है कि जो ऑलरेडी सीएफ प्राइस 10,000 था बट कस्टम के पर्पस से जो सीएफ प्राइस होगा जिसके ऊपर टैक्स लगेगा वो है 8200, क्योंकि जो फ्रेट एयर का था वो 3000 था, आइडियली होना कितना चाहिए था 1200 यूएस डॉलर। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएंगे। अब मैं आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन सोल्व करा देता हूं, एक एग्जांपल करवा देता हूं और फिर आपके एकदम ये कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट था इस चैप्टर का वो यहां तक था, उसके बाद भी हम थोड़े मोटे बात करेंगे। चलिए, तो आपने प्राइस ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स, आपने गुड्स इंपोर्ट किया है, ठीक है, उसका प्राइस है 10,000 यूएस डॉलर। ट्रांसपोर्ट चार्जेस फ्रॉम फैक्ट्री टू पोर्ट ऑफ शिपमेंट, फैक्ट्री से लेके जहां से पोर्ट से माल आएगा वहां का खर्चा है $500। हैंडलिंग एंड लोडिंग चार्जेस एट एक्सपोर्ट पोस्ट $750। अनलोडिंग एंड हैंडलिंग एट द पोर्ट ऑफ इंपोर्ट, इंपोर्ट पोर्ट पे जो हैंडलिंग का खर्चा है वो कितना है $1000। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट एयरपोर्ट टू दी इंपोर्ट एयरपोर्ट, एक्सपोर्ट वाले एयरपोर्ट से इंपोर्ट के एयरपोर्ट तक का खर्चा $4000। इंश्योरेंस कॉस्ट नॉट असर्टेनेबल, इंश्योरेंस कॉस्ट का पता नहीं है। कमीशन पे किया है, नोट दी बाइंग कमीशन, कमीशन पे किया है बट बाइंग कमीशन नहीं है, 50,000 रुपए। एक्सचेंज रेट 100 रुपीज, कस्टम ड्यूटी 20%, आईजीएसटी 18%। तो कैलकुलेट करना है असेसेबल वैल्यू और ड्यूटी पेबल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया हमने, एक्स फैक्ट्री प्राइस ले लेंगे, ये प्राइस हमारा $10,000। अब उसके अंदर क्या हमें ये दोनों चीजें ऐड करनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट फ्रॉम फैक्ट्री टू पोर्ट ऑफ शिपमेंट एंड हैंडलिंग एंड लोडिंग चार्जेस एट दी एक्सपोर्ट पोर्ट, क्या इंक्लूड किया जाएगा। मैंने बताया था कि अब क्या हो रहा है, ये माल किसके थ्रू आया है, एयरक्राफ्ट के थ्रू आया है, और एयरक्राफ्ट के थ्रू अगर माल आता है तो हम फ्रेट क्या लेते हैं, मैक्सिमम 20% ऑफ दी एफओबी। तो भैया जब हम मैक्सिमम 20% ऑफ दी एफओबी ले रहे हैं, चेक करेंगे तो ऐसे केस में हम इसको ऑलरेडी इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी हम 20% ऑफ द एफओबी लेंगे तो हम इसको अगर दोबारा ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डबल कैलकुलेशन हो जाएगा। बट अगर एक्चुअल कॉस्ट लेते तो हम इसको इंक्लूड कर लेते। ठीक है, अब हमने क्या किया, $10,000 ले लिया। और हमारे कौन से ऑप्शनल एडिशन है, ध्यान रखना, कस्टम की एफओबी कैलकुलेट करने के लिए कस्टम की एफओबी से पहले कुछ ऑप्शनल एडिशंस को ऐड करना पड़ता है। रूल 10 में जो हमने ऑप्शनल एडिशंस की बात की थी वो एफओबी कैलकुलेट करने से पहले ऐड होंगे, क्योंकि वो एफओबी का पार्ट बनेंगे। ठीक है, तो 10,000 यूएसडी अपना प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स हो गया। अब इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूं आईएनआर में, क्योंकि मेरा जो ऑप्शनल एडिशन है वो किसमें दिया हुआ है, आईएनआर में दिया हुआ है। जहां पे भी कोई एडजस्टमेंट आईएनआर की आ गई उसके बाद से सारा जो ट्रांजैक्शन है वो किसमें होगा, आईएनआर में होगा। तो $10,000 को पहले मैंने 100 पे कन्वर्ट किया तो 10 लाख रुपीस क्या हो गया, वैल्यू आईएनआर आ गया। अब इसके अंदर मैं ऑप्शनल एडिशन ऐड करूंगा 50,000 रुपए कमीशन, क्योंकि ये बाइंग कमीशन नहीं है। अगर बाइंग कमीशन होता तो मैं इसे ऐड नहीं करता। तो 50,000 ऐड किया तो ये आ गया 10,50,000। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस को कैलकुलेट करेंगे। तो एक्चुअल में आपके ट्रांसपोर्ट लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस कितने खर्च हुए हैं, तो देखो $500 ये खर्च हुआ, $750 ये खर्च हुआ और $4,000 ये हुआ।
तो टोटल कितना हो गया $5250, $5250, जिसको 100 से इंटू करेंगे तो 5,25,000, 5,25,000 का खर्चा हो गया। अब आप बोलोगे सर ये अनलोडिंग वाला क्यों नहीं लिया, अनलोडिंग एंड हैंडलिंग एट पोर्ट ऑफ इंपोर्ट। मैंने बताया था कि पोर्ट ऑफ इंपोर्ट पे अनलोडिंग और हैंडलिंग का खर्चा नहीं लेते, वो पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट का खर्चा लेते हैं, क्योंकि एक बार इंडिया माल पहुंच गया उसके बाद का कोई भी खर्चा नहीं लेते। तो एक्चुअल का खर्चा हो गया अपना $5250, विच कम्स टू 5,25,000 रुपीज। अब हम कैलकुलेट करेंगे 20% ऑफ द एफओबी। हमारा एफओबी कितना आया था, 10 लाख प्लस 50,000, 10,50,000 हमारा क्या था, एफओबी था। अभी इसमें और ऐड करना पड़ेगा, ये एफओबी नहीं है। एफओबी का मतलब क्या होता है कि पोर्ट तक पहुंचने का खर्चा, पोर्ट में शिप के ऊपर माल चढ़ाने तक का भी खर्चा। तो ऐसे केस में जो 10,50,000 तो है ही है, प्लस आपने जो $500 और $750 का खर्चा किया था पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट तक पहुंचाने के लिए लोकल फ्रेट, और वहां से शिप में चढ़ाने के लिए जो खर्चा किया था उसे भी यहां पे इंक्लूड किया जाएगा एफओबी कैलकुलेट करते टाइम। तो 500 प्लस $700 इंटू 100 कितना हो गया, ये सारा मिला के टोटल हो जाएगा 11,75,000। तो आपके एफओबी कितनी आ गई, 11,75,000। उसका 20%, 11,75,000 का 20% इज 2,35,000। सो 2,35,000 और एक्चुअल इनकम 5,25,000, whichever is lower, 2,35,000। तो अब ये 2,35,000 विल बी एडेड एज द ट्रांसपोर्ट लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस। ठीक है, अब क्या इसको 500 और 750 को वापस से ऐड किया जाएगा, बिल्कुल नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये 20% 2,35,000 में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अब उसके बाद इंश्योरेंस कॉस्ट 1.125% ऑफ द 11,75,000, ये एफओबी कैलकुलेट किया, इसका 1.125% क्योंकि एक्चुअल में नहीं दे रखा, तो यहां पे ये आ जाएगा 13,219। तो सबको ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा सीएफ वैल्यू, दैट इज असेसेबल वैल्यू। पर ध्यान रखना, हमने अनलोडिंग चार्जेस को ऐड नहीं किया, ये आपको मैंने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अब असेसेबल वैल्यू आ गया, असेसेबल वैल्यू के ऊपर हम क्या लगाएंगे, कस्टम ड्यूटी। अब कस्टम ड्यूटी कितनी दे रखी है, 20%, तो 20% इसका कैलकुलेट कर लिया। सोशल वेलफेयर सरचार्ज दिया हो नहीं दिया हो, कस्टम ड्यूटी का 10% लगता है, तो इसका 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज कैलकुलेट कर लिया। अब इस असेसेबल वैल्यू, कस्टम ड्यूटी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज को सबको ऐड करके हमने एक वैल्यू निकाला, उसके ऊपर हम आईजीएसटी अप्लाई करेंगे, और आईजीएसटी कितना दिया हुआ है 18%, तो 18% आईजीएसटी लगा के ये वैल्यू आ जाएगा। अब आपने कौन कौन सा टैक्स और ड्यूटी पे किया है, एक तो कस्टम ड्यूटी पे किया, एक सोशल वेलफेयर सरचार्ज पे किया, एक आईजीएसटी पे किया है। इन तीनों को जब आप ऐड कर दोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा टोटल कस्टम ड्यूटी एंड टैक्स पेबल। तो ये तो बात हो गई नॉर्मल सिनेरियो में आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है। हमने बात किया था कि ट्रांजैक्शन वैल्यू जितने पे हमारा डील हुआ है उसके बाद हमें कुछ एडिशन करने हैं, कंपलसरी और ऑप्शनल एडिशन एज पर रूल 10, वो सब हमने किए, और एक आपको सॉल्यूशन भी बता दिया एक एग्जांपल करके, बहुत बड़ा वाला, और छोटे छोटे एग्जांपल भी मैंने आपको समझा दिया। अब मैं स्टार्ट करता हूं आगे का पोर्शन कि मान लीजिए अगर ट्रांजैक्शन प्राइस है ही नहीं, मान लीजिए जो इंपोर्ट किया आपने फ्री में कर लिया, सामने वाले ने आपको फ्री में डोनेशन में दे दिया, या फिर आप दोनों रिलेटेड पार्टी हो तो आप ट्रांजैक्शन प्राइस यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपने मैनिपुलेट किया हुआ है ट्रांजैक्शन प्राइस। तो अगर कुछ भी रीजन से आप ट्रांजैक्शन प्राइस यूज नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब रूल 3 का यूज नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे केस में आप यूज करेंगे रूल 4 एंड 5 का। तो रूल 4 एंड 5 बोलता है कि जब आप ट्रांजैक्शन प्राइस का यूज नहीं कर सकते हो तो ऐसा करो, आप खुद की ट्रांजैक्शन का वैल्यू यूज नहीं कर सकते, बट कोई सिमिलर या फिर आइडेंटिकल गुड्स का ट्रांजैक्शन हुआ होगा, सिमिलर या फिर आइडेंटिकल गुड्स का ट्रांजैक्शन हुआ होगा एट द सेम कमर्शियल लेवल एंड सब्सटेंशियली सेम क्वांटिटी। मान लीजिए कि आपने 50 आइटम खरीदे हैं और कोई दूसरी ट्रांजैक्शन में 5,000 आइटम आए हैं, तो आप दोनों के प्राइस को कंपेयर कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों की क्वांटिटी डिफरेंट है। अब मान लीजिए दूसरे ट्रांजैक्शन में भी 101 आइटम आए हैं, तो इसका मतलब लगभग सेम है, सब्सटेंशियली सेम क्वांटिटी है, तो उसके प्राइसेस को आप बेंचमार्क ले सकते हो अपने प्राइसेस को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि उसका प्राइस जो है वो इंडिपेंडेंट है, तो उसके प्राइस के बेसिस पे आप अपना प्राइस ले सकते हो। तो कोई आइडेंटिकल या फिर सिमिलर गुड्स, आइडेंटिकल और सिमिलर गुड्स का अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है उसी टाइम पे सेम और एट द सेम अमाउंट एट द सेम टाइम, तो ऐसे केस में उस ट्रांजैक्शन का यूज कर सकते हो आप अपने ट्रांजैक्शन का वैल्यू निकालने के लिए। और अगर मान लीजिए कॉमर्शियल क्वांटिटी में डिफरेंस है तो आप उसको प्राइस को एडजस्ट करना पड़ेगा। अब पहली बात बताओ कि आइडेंटिकल और सिमिलर गुड्स क्या होते हैं। आइडेंटिकल गुड्स दिखने में भी बिल्कुल सेम होते हैं, जो आपने भेजा उसके बिल्कुल सेम दिखता है और सेम ही काम करता है, उसे बोलते हैं आइडेंटिकल गुड्स। और सिमिलर गुड्स क्या होते हैं, जो दिखने में सेम नहीं है बट काम बिल्कुल सेम वैसा ही करते हैं, नॉट अलाइक इन अपीयरेंस बट कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग दी सेम फंक्शन, तो इसे बोलते हैं सिमिलर गुड्स। और दोनों ध्यान रखना, आइडेंटिकल और सिमिलर गुड्स उसी को बोलेंगे अगर मैन्युफैक्चर हुए सेम कंट्री में। मान लीजिए मैंने अगर इंपोर्ट किया है ऑस्ट्रेलिया से, तो अगर मैं किसी आइडेंटिकल और सिमिलर गुड्स की ट्रांजैक्शन का बेंचमार्क लेना चाहता हूं तो मुझे यह देखना पड़ेगा वो गुड्स ऑस्ट्रेलिया में ही प्रोड्यूस हुए हैं क्या,
प्रोड्यूस भले आपने जिससे परचेज किया उसने किया हो या किसी और ने किया हो, बट प्रोड्यूस कहां होना चाहिए, सेम कंट्री में होने चाहिए, तभी आप उसको यहां पे ले सकते हो एज अ बेंचमार्क। ध्यान रखना, अब हो सकता है कि दो या दो से ज्यादा आपको आइडेंटिकल और सिमिलर ट्रांजेक्शन मिल जाएं और उनके दोनों के तीनों के अलग प्राइस हो, तो मतलब आपके पास एक से ज्यादा कंपैरेबल प्राइसेस हैं। तो ऐसे केस में आपको जितने भी आपके पास कंपैरेबल प्राइसेस हैं उनमें से लोएस्ट वाला वैल्यू आपको कंसीडर करना है। हावेवर ध्यान रखना, अगर आइडेंटिकल और सिमिलर गुड्स के जो ड्राइंग और डिजाइन्स हैं, अगर आपने अपने गुड्स के ड्राइंग एंड डिजाइन प्रोवाइड किए हैं, वो इंडिया से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए हैं या कंसेशनल रेट पे प्रोवाइड किए हैं, तो जो दूसरी ट्रांजैक्शन से आप कंपेयर नहीं कर सकते वो आपके आइडेंटिकल और सिमिलर गुड्स नहीं कहलाएंगे। तब आप रूल 4 और 5 का यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए इसका एग्जांपल देता हूं, क्वेश्चन भी है उसके ऊपर कि इसको कैसे आपको देखना है। मान लीजिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई माल आ गया आउट ऑफ इंडिया से, तो आपके पास ट्रांजैक्शन प्राइस अवेलेबल नहीं है, ट्रांजैक्शन प्राइस अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे केस में आप देखोगे सिमिलर गुड्स उसी कंट्री से क्या और आया है। तो अब देखा, माना हमें पता लगा कि 500 क्वांटिटी आई है, मान लीजिए आपको जो क्वांटिटी आई है वो आई है 400 क्वांटिटी। अब हमने देखा 500 क्वांटिटी आई है 200 रुपए की रेट पे, और 800 क्वांटिटी आई है 100 रुपए की रेट पे, और 2000 क्वांटिटी आई है 120 रुपए की रेट पे। ठीक है, और 600 क्वांटिटी आई है 220 रुपए की रेट पे। अब मुझे बताओ कि सिमिलर सेम सी क्वांटिटी पे कौन कौन से हैं। 500 की क्वांटिटी, 800 की क्वांटिटी, 600 की क्वांटिटी लगभग 400 के आसपास है, पर 2000 की क्वांटिटी तो आसपास ही नहीं है, तो इस ट्रांजैक्शन को तो हम कंपैरेबल नहीं ले सकते। तो इन तीन जो कंपैरेबल ट्रांजैक्शन है उसमें सबसे लोएस्ट वाला प्राइस क्या होगा आपका, कंसीडर किया जाएगा। तो 100 रुपए का प्राइस यहां पे कंसीडर किया जाएगा और इस हिसाब से आप अपना वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, चलिए ये होता है 4 और 5। अब रूल 6 क्या बोलता है। अब मान लीजिए आप रूल 4 और 5 और 3 से आप वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, ट्रांजैक्शन प्राइस से भी यूज नहीं हो रहा है और आप आइडेंटिकल और सिमिलर गुड्स भी आपको नहीं मिल पा रहे, तो अब आप किसके पास जाओगे, रूल 6 पे। रूल 6 बोलता है कि आप रूल और 7 और 8 का यूज कर सकते हो सिक्वेंशियली। पहले रूल 7 यूज करना पड़ेगा, फिर रूल 8 यूज करना पड़ेगा। अगर पहले आप रूल 8 यूज करना चाहते हो तो ऐसे केस में आपको प्रॉपर ऑफिसर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। रूल 7 क्या बोलता है, डिडक्टिव वैल्यू मेथड, कि आप क्या करो कि आपने जो माल इंपोर्ट किया है, अब उसका ट्रांजैक्शन प्राइस तो आपके पास है नहीं, तो आपने उस माल को बेचा होगा आगे जाके, या उसके जैसे सिमिलर काइंड और क्वालिटी के जो माल है उसको आपने बेचा होगा आगे जाके, तो आपने कितने में बेचा, ठीक है, उससे रिवर्स कैलकुलेशन कर लो, क्योंकि हमें प्राइस कहां चाहिए, हमारे पोर्ट पर पहुंचने का, पोर्ट पर उसका कितना वैल्यू है जब हमने इंपोर्ट किया। अब हमने इंपोर्ट करने के बाद उसे इंडिया में सेल किया होगा, इंडिया में सेल करने के लिए पहले आपने जब इंपोर्ट किया तो इंपोर्ट करते टाइम आपने कस्टम ड्यूटी और आईजीएसटी वगैरह पे किया होगा। और क्या पे किया होगा आपने, वो सारा कस्टमर से रिकवर करोगे ना जब सेल करोगे, आपने कोई जनरल एक्सपेंसेस इनकर किए होंगे, सेलिंग एक्सपेंस इनकर किए होंगे, ये सारा कॉस्ट, प्लस आपने अपना प्रॉफिट भी ऐड किया होगा। इंडिया में आपको ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ा होगा पोर्ट से अपने फैक्ट्री तक ले जाने के लिए। तो ये जो सारे कॉस्ट जो भी इनकर हुई है पोर्ट पे माल आने के बाद से लेके उसको सेल करने तक के, तो उसको हटा दो आप, क्योंकि जो आपने सेल किया होगा उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करके और जो भी कॉस्ट इनकर किया होगा वो ऐड करके सेल किया होगा, तो वो सारी कॉस्ट और प्रॉफिट को अगर हटा दो तो क्या बचेगा आपके पास, कितने का माल इंपोर्ट किया। तो आप सबसे पहले क्या लोगे, प्राइस, जिस प्राइस पे आपने अनरिलेटेड कस्टमर को सेल किया है वो गुड्स को, या सिमिलर काइंड और क्वालिटी के जो गुड्स हैं आइडेंटिकल और सिमिलर गुड्स को सेल किया है। अब सेल किया है तो उससे पहले, सेल करने से पहले इंपोर्ट करके उस पर कस्टम ड्यूटी और जीएसटी पे किया होगा तो वो लेस कर दो, ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस या फिर इंडिया में कोई भी कॉस्ट इनकर करी है वो लेस कर दो, आपके जनरल एक्सपेंसेस, कमीशन, सेलिंग फीस, प्रॉफिट जो भी किया है वो सारा लेस कर दो। उसके बाद जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, असेसेबल वैल्यू। मतलब रिवर्स कैलकुलेशन कर रहा हूं कि जो गुड मैंने इंपोर्ट किया था वो इंपोर्ट करके जो मैंने आगे सेल किया, तो आगे सेल करने के लिए जो कॉस्ट और प्रॉफिट इनकर किया था उसको मैं लेस कर दूं, तो मेरा सेलिंग प्राइस से मैं कहां पे आ जाऊंगा, मेरे असेसेबल वैल्यू पे, जो मेरा पोर्ट पे माल वैल्यू था। अब मान लो मैं किसी गुड्स को इंडिया में मंगवा के उसको प्रोसेस करके फिर बेचता हूं, तो मैंने प्रोसेसिंग की कॉस्ट भी इनकर करी होगी, तो वो प्रोसेसिंग की कॉस्ट को भी मैं लेस कर दूंगा। उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसे क्या बोलेंगे, असेसेबल वैल्यू। पर ध्यान रखना, जो भी आप सेलिंग प्राइस कंसीडर करने वाले हो, तो जब आपने माल इंपोर्ट किया है, माल इंपोर्ट करने के 90 डेज के अंदर अंदर का आपको सेलिंग प्राइस लेना है, वरना कोई मतलब नहीं है। उसके बाद रूल 8 बोलता है कि कॉस्ट बेस्ड मेथड,
कि भैया एक तो हो गया डिडक्टिव वैल्यू मेथड कि आपने जितने में सेल किया उससे आप बैक कैलकुलेशन करके पोर्ट तक की वैल्यू का आ रहे हो। अब हमें कैलकुलेट करना है कि भैया हमने उस माल को बनाने में कितना खर्चा किया, कि सामने वाले ने आपको माल भेजा है तो उसने उसे बनाया होगा, कितना खर्चा किया, उसके ऊपर अपना प्रॉफिट ऐड किया होगा, इंडिया तक लाने का कॉस्ट इनकर हुआ होगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ द गुड्स। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि उस गुड्स को बनाने में कितना मटेरियल लगा, कितना फैब्रिकेशन, लेबर, प्रोसेसिंग कॉस्ट, जितनी भी कॉस्ट लगी है उसको यहां पे ले लो। ठीक है, उस गुड्स को बनाने में जितनी भी कॉस्ट लगी है वो ले लो, प्लस उसने कितना प्रॉफिट कमाया होगा, जनरल एक्सपेंस किए होंगे, नॉर्मली वो कितना प्रॉफिट कमाता है वो उसमें ऐड कर दो। उसके बाद उसको इंडिया तक लाने में खर्चा होगा, फ्रेट का, इंश्योरेंस का, लोडिंग अनलोडिंग का, ये सारा खर्चा यहां पे ऐड कर दो, जैसा कि रूल 10 सब रूल 2 में बताया गया था। अब वो ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगा दैट इज द ट्रांजैक्शन वैल्यू, मतलब इंपोर्टर की फैक्ट्री से इंडिया तक लाने का सारा खर्चा ऐड कर लिया, उसके प्रॉफिट ऐड कर लिए, सब ऐड कर लिया, उसके बाद क्या आ जाएगा वैल्यू। तो मतलब हमने कॉस्ट के तरीके से जाके उसको कैलकुलेट कर लिया। अब अगर मान लो अभी तक भी आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, रूल 8 तक भी यूज करके आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, तो आपके पास रूल 9 है रेजिडल मेथड। अगर आप ऐसे कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या करो, कोई भी रीजनेबल मींस, कोई भी अपना दिमाग लगा के कोई भी रीजनेबल मींस को कंसीडर करके आप उसको उसका प्राइस डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, कि मतलब कोई भी रीजनेबल मींस जो कि सही लगता है, जिसका कोई लॉजिक बनता है। ठीक है, उसके बाद कुछ चीजें हैं, आप लॉजिक भी लगाओगे तो कुछ चीजों को आप प्राइस नहीं मान सकते, ट्रांजैक्शन प्राइस नहीं मान सकते। इंडिया में कितने में सेल हो रहा है उसको ट्रांजैक्शन प्राइस नहीं मान सकते। आउट ऑफ इंडिया से जहां से एक्सपोर्ट किए वहां की कंट्री में कितने में सेल हो रहा है उसको नहीं मान सकते। आर्बिट्ररी और फिक्टिशियस वैल्यूज को आप नहीं ले सकते, कुछ लॉजिक होना चाहिए उसका। मिनिमम कस्टम वैल्यू को भी नहीं ले सकते, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी यहां पे ट्रांजैक्शन प्राइस नहीं माना जा सकता रेजिडुअल वैल्यू मेथड में भी। उसके बाद रूल 12 आता है जिसमें बोलता है कि प्रॉपर ऑफिसर के पास राइट है कि आपने जो वैल्यूएशन करके दिया है, आपने अपने गुड्स का जो वैल्यू बताया है उसे रिजेक्ट कर सकता है। कस्टम ऑफिसर को लगता है कि आप जो वैल्यू बता रहे हो वो गलत बता रहे हो, कम ड्यूटी पे करने के लिए आपने वैल्यू कम दिखाया है, तो वो आपके जो वैल्यू को रिजेक्ट कर सकता है। और किन किन ग्राउंड्स पे वो रिजेक्ट कर सकता है, आपकी ट्रूथ एंड एक्यूरेसी को डाउट कर सकता है। वो क्या बोलेगा कि भाई आपने तो 10 लाख में माल खरीद लिया, यहां पे कोई दूसरा बंदा 20 लाख में खरीद रहा है, तो आपने कहीं प्राइस गलत तो नहीं दिखाया। अब नॉर्मल डिस्काउंट, आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, सिर्फ आपको मिल रहे हैं, बाकी किसी को नहीं मिल रहे, तो वो क्या करेगा, बोलेगा तुम्हें क्यों ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, तुम प्राइस कहीं कम तो नहीं दिखा रहे। उसके बाद आपने अगर कोई इंफॉर्मेशन डिक्लेयर नहीं करी, मिस डिक्लेरेशन किया है, फ्रॉडुलेंट या मैनिपुलेटेड डॉक्यूमेंट दिखाए हैं, तो उसको डाउट जा सकता है। तो ये सारी बात आती है इंपोर्ट वैल्यूएशन की। उसके बाद बात आती है एक्सपोर्ट वैल्यूएशन की। ठीक है, कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसको कैसे वैल्यूएशन किया जाएगा। तो एक्सपोर्ट वैल्यूएशन वेरी सिंपल, मैं आपको बता देता हूं कि इंपोर्ट के केस में क्या होता है। इंपोर्ट के केस में क्या होता है कि मान लो मैंने ऑस्ट्रेलिया से सामान परचेज किया है, तो मैं क्या करता हूं, ऑस्ट्रेलिया से माल मेरे पोर्ट पे, पोर्ट ऑफ इंडिया पे, मतलब पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन बोलते हैं, यहां तक आने का पूरा खर्चा, मतलब यहां का CIF प्राइस मेरा क्या होता है, असेसेबल वैल्यू होता है। तो इसमें सारे खर्चे, सारा प्रॉफिट, सब कुछ ऐड हो जाता है। ठीक है, बट एक्सपोर्ट के केस में ध्यान रखना, एक्सपोर्ट के केस में मेरे को पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट का वैल्यू लेना होता है, पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट का। अगर मान लो मैं इंडिया से सामान भेज रहा हूं तो मेरे इंडिया के पोर्ट पे वो उसकी वैल्यू कितनी है, तो मतलब पोर्ट से जब वो माल निकल जाएगा उसके बाद की कॉस्ट मैं इंक्लूड नहीं करूंगा, तो मतलब मेरे हिसाब से क्या हो जाएगा, ये FOB प्राइस। देखो, पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट से जब माल निकलता है, शिप के अंदर चढ़ाया जाता है या फिर एयरक्राफ्ट के अंदर चढ़ाया जाता है, तब तक की उसकी कितनी वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड FOB प्राइस, एंड FOB वैल्यू विल बी कंसीडर्ड एज द असेसेबल वैल्यू फॉर द एक्सपोर्ट प्रोवाइडिंग। ठीक है, एक्सपोर्ट के केस में तो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट गुड शैल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू, कितने में मैंने एक्सपोर्ट किया है दैट इज द ट्रांजैक्शन वैल्यू, कोई हम क्या मानेंगे, असेसेबल वैल्यू मानेंगे। बट हाँ, अगर सेलर और बायर रिलेटेड है और उसकी वजह से प्राइस इंपैक्ट होता है तो आगे के रूल यूज करने पड़ेंगे। बट अगर इंपैक्ट नहीं होता उनकी रिलेशनशिप पे प्राइस, तो आप ट्रांजैक्शन वैल्यू को ले सकते हो। भले ही दोनों पार्टी रिलेटेड पार्टी हैं, बट अगर उनकी रिलेशनशिप ट्रांजैक्शन प्राइस को अफेक्ट नहीं करती है तो आप उस ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही क्या ले सकते हो, असेसेबल वैल्यू ले सकते हो। अदरवाइज आगे के रूल्स यूज करने पड़ेंगे। रूल 4 बोलता है कि वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कंपेयरिंग विद द गुड्स विद लाइक काइंड एंड क्वालिटी। तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी के गुड्स कितने में एक्सपोर्ट हो रहे हैं उसकी वैल्यू को ध्यान में रखते हुए आप अपने गुड्स की वैल्यू को कंसीडर कर सकते हो। लाइक काइंड एंड क्वालिटी के गुड्स कौन से होंगे, जो बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं, सिमिलर अपीयरेंस में सेम काम करते हैं। ठीक है, और उनको ही लाइक काइंड एंड क्वालिटी गुड्स पाया जाता है। रूल 5 बोलता है कि अगर मान लो रूल 4 से भी काम नहीं होता, आपको सिमिलर काइंड एंड क्वालिटी गुड्स नहीं मिलते हैं, तो आप ऐसा करो, आप कॉस्ट बेस्ड मेथड से वैल्यू कैलकुलेट करो कि आपने इंडिया में उसे बनाने में कितना कॉस्ट इनकर किया, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स पे कितना कॉस्ट लगा, प्लस
डिजाइन ब्रांड के कितने चार्जेस लगे, कितना प्रॉफिट कमाया, ये सब ऐड करके आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। रेजिडुअल मेथड अगर फिर भी 3 से लेके 5 तक रूल तक का यूज करके नहीं कर पा रहे हो तो आप रीजनेबल मीन से उसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक और बात ध्यान रखना, मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं वैल्यूएशन चैप्टर में आपके जो काम आएंगी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। एक बात ध्यान रखना कि एक हमने लेवी एंड एग्जेम्पशन चैप्टर में, लेवी एंड एग्जेम्पशन चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि अगर आप रिपेयर के लिए सामान भेजते हो अब्रोड, रिपेयर के लिए कोई सामान आपने अब्रोड भेजा और वो अगर इंडिया में वापस रीइंपोर्ट कर रहे हो तो आपको नॉर्मली पूरे मशीन की कॉस्ट पे क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है ड्यूटी। बट यहां पे एग्जेम्पशन था कि अगर आपने रिपेयर के लिए बाहर भेजा है और वापस आ जाता है इंडिया में 3 साल के अंदर अंदर और उसकी ओनरशिप चेंज नहीं होती है और वो गुड सेम है, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, सिर्फ फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर, सिर्फ फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर प्लस फ्रेट एंड इंश्योरेंस, टू एंड फ्रो आने जाने का फ्रेट एंड इंश्योरेंस, उस पे क्या करोगे आप, कस्टम ड्यूटी पे कर दोगे। पूरी वैल्यू पे कस्टम ड्यूटी पे करने का जरूरत नहीं है। तो अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि आपने री एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट किया है रिपेयर के लिए और आपने वापस री इंपोर्ट कर लिया है, तो आपको कंडीशन चेक करनी है कि क्या एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन की कंडीशन फुलफिल हो रही है, 3 साल में माल आया कि नहीं आया वापस, आपने फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर मतलब आपने जो ओनरशिप है चेंज तो नहीं हुई, सेम मटेरियल है। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो आप पूरी वैल्यू पे कैलकुलेट नहीं करोगे, आपकी असेसेबल वैल्यू फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर प्लस फ्रेट एंड इंश्योरेंस होगा। फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर क्या होता है कि आपको भले ही डिस्काउंट से आपके 50,000 रुपए आपसे ले लिए गए, आपको 50% डिस्काउंट देके 50,000 रुपए आपसे चार्ज किए गए रिपेयर के, तो फेयर कॉस्ट क्या हो जाएगी, अगर आपको डिस्काउंट नहीं मिलता तो आपका प्राइस कितना होता, 1 लाख रुपए, तो ये आपकी फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर हो जाएगी। ठीक है, उसमें मटेरियल का कॉस्ट भी इंक्लूड हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपने रिपेयर के लिए अब्रॉड भेजा था वापस इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन चेक करना है कि क्या उसका बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात मैंने आपको चैप्टर 1 में भी बताया था कि एक्सपोर्ट के केस में आपको सोशल वेलफेयर सरचार्ज नहीं लगाना है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज या आईजीएसटी आपको नहीं लगाना है। ठीक है, सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी होगी। तीसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो आप इंपोर्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो, तो उसमें फ्रेट का जो एडजस्टमेंट है वो थोड़ा ध्यान से देखना। फ्रेट और इंश्योरेंस का मैंने आपको ऊपर जो एग्जांपल दिए हैं उन एग्जांपल्स के हिसाब से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। फोर्थ बात, राउंड ऑफ। तो राउंड ऑफ के लिए आप क्या करना कि असेसेबल वैल्यू है, सबसे पहले तो उसको राउंड ऑफ कर देना। असेसेबल वैल्यू जब तक पूरी कैलकुलेट नहीं हो जाती तब तक आप राउंड ऑफ मत करना, असेसेबल वैल्यू को राउंड ऑफ कर देना नियरेस्ट रुपीज में। ठीक है, और उसके बाद जितने भी आप बेसिक कस्टम ड्यूटी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, आईजीएसटी कैलकुलेट करोगे, इन सबको किस में करना, राउंड ऑफ में कैलकुलेट करना, पॉइंट्स में मत कैलकुलेट करना, राउंड ऑफ में कैलकुलेट करना। ठीक है, राउंड ऑफ के लिए बात ये समझ में आती है। ठीक है, तो ये सारी बातों का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और एक्सचेंज रेट की बात आती है कि एक्सचेंज रेट में सर आईएनआर में कब कन्वर्ट करें, एक्सचेंज रेट में आईएनआर में कब कन्वर्ट करें, तो आईएनआर में कन्वर्ट तब करना है जब कोई भी मान लो एडजस्टमेंट अब आईएनआर में आने वाली है। मान लो कोई आपको पूरे फॉर्मूला में आपको कुछ एडजस्टमेंट करना है आईएनआर में, मान लो कमीशन आईएनआर में दिया हुआ है, डिजाइन चार्जेस आईएनआर में दिए हुए हैं, तो अगर आईएनआर में दिया हुआ है तो उसको एडजस्टमेंट करना है, तो उससे पहले आप क्या कर लो, पूरी वैल्यू को आईएनआर में कन्वर्ट कर लो, और एक बार आईएनआर में कन्वर्ट करने के बाद जो पूरा सोल्यूशन होगा वो किस में होगा, आईएनआर के अंदर होगा। मतलब जहां पे भी आईएनआर का एडजस्टमेंट आए उससे जस्ट पहले आपको क्या करना है, आईएनआर में कन्वर्ट करना है। अगर कोई भी एडजस्टमेंट आईएनआर का नहीं है तो लास्ट में असेसेबल वैल्यू को आईएनआर में कन्वर्ट कर सकते हो आप। ठीक है, ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रख लेना, इन छोटी छोटी बातों से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी और मार्क्स भी अच्छे बन जाएंगे। और नोट्स आपको देने हैं, कोई भी आप एडजस्टमेंट कर रहे हो नहीं कर रहे हो तो वो सारे चीजों के नोट्स देने हैं आपको, रीजन देने हैं, 1 लाइनर दे सकते हो, 2 लाइनर दे सकते हो, उससे ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वैल्यूएशन चैप्टर का पूरा रिवीजन करवा दिया अलोंग विद द एग्जांपल्स। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो मेरे हिसाब से मैंने सारे क्वेश्चंस भी आपको कवर करवा दिए इस वीडियो में। अगर आप ढंग से उन एग्जांपल्स को समझ लोगे तो आपके सारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।